लर्न स्मार्ट स्कूल। स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए एजुकेशन में टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न स्मार्ट स्कूल आपका बेस क्लियर करने में मदद करता है। रेगुलर स्कूल या टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। रूलिंग द कंट्रीसाइड, द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी दीवान बन जाती है। 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक महत्वपूर्ण काम दिया। इस घटना को दिखाने के लिए बाद में एक पेंटिंग बनाई गई, लेकिन यह वास्तव में जितनी भव्य और प्रभावशाली मतलब ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव थी, उससे कहीं अधिक भव्य और प्रभावशाली दिखने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। चित्रकार को रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति ने काम पर रखा था, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉर्डिंग लाइफ्स इंपॉर्टेंट मोमेंट्स चाहता था। यह पेंटिंग घटना का सटीक प्रतिनिधित्व मतलब एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। मुख्य वित्तीय प्रशासक मतलब चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त होने के बाद आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी यह पता लगाना था कि भूमि का प्रबंधन मतलब लैंड मैनेजमेंट कैसे किया जाए और अपने खर्चों मतलब एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त धन मतलब मनी कैसे इकट्ठा किया जाए। एक व्यापारिक कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके और अपने उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बेच सके। हालांकि कंपनी को एहसास हुआ मतलब द कंपनी रियलाइज्ड कि उसे चीजों को संभालने में सावधान रहना होगा मतलब ही हैज टू बी केयरफुल इन हैंडलिंग थिंग्स। चूंकि यह एक विदेशी शक्ति थी मतलब इट वॉज अ फॉरेन पावर, इसलिए इसे उन लोगों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत थी मतलब नीडेड टू फील पीसफुल एंड सेफ। जिन्होंने पहले भूमि पर शासन किया था मतलब रूल्ड द लैंड। इन शासकों मतलब रूलर्स का स्थानीय जनता के बीच मतलब अमंग द लोकल पॉपुलेशन बहुत प्रभाव और सम्मान था। इसलिए हालांकि कंपनी उन्हें नियंत्रित करना चाहती थी, ऑल्दो द कंपनी वांटेड टू कंट्रोल देम, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से सत्ता से नहीं हटा सकती थी मतलब द कुड नॉट कंप्लीटली रिमूव हिम फ्रॉम पावर डॉट। उन्हें इस तरह से प्रबंधित मतलब मैनेज्ड किया जाना था जिससे उनका सहयोग सुनिश्चित मतलब इंश्योर कोऑपरेशन हो सके। हाउ वॉज दिस टू बी डन? यह कैसे किया जाना था? इस अध्याय में हम देखेंगे। कंपनी के लिए राजस्व मतलब रेवेन्यू फॉर द कंपनी। दीवान बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित किया मतलब फोकस ऑन बिजनेस एंड मनी। उन्होंने कम कीमत पर सामान खरीदा मतलब बाय चीप स्टफ और बंगाल में अपनी खरीदारी दोगुनी कर दी मतलब डबल्ड द परचेसेस। हालांकि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मतलब लोकल इकोनॉमी में संकट पैदा हो गया मतलब अ क्राइसिस हैज अराइजन। कारीगरों को अपना सामान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया मतलब आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस। किसान कर नहीं दे सकते थे मतलब फार्मर्स कुड नॉट पे टैक्सेस। और 1770 मतलब 1770 में एक भयानक अकाल मतलब ग्रेट फमाइन के कारण 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई, जिससे 1/3 आबादी खत्म हो गई मतलब ड्यू टू विच 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। कृषि में सुधार की जरूरत मतलब द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। बंगाल की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण मतलब द रीजन फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बंगाल्स इकोनॉमी। ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व आय पर भरोसा नहीं कर सकती थी, कुड नॉट रिलाई ऑन रेवेन्यू इनकम। इसे स्वीकार करते हुए कंपनी के अधिकारियों ने भूमि में निवेश को प्रोत्साहित करने मतलब कंपनी ऑफिशियल्स एनकरेज्ड इन्वेस्टमेंट इन लैंड और कृषि में सुधार की आवश्यकता मतलब नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर महसूस की। वे समझते थे कि केवल व्यापार पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है मतलब रिलाइंग ओनली ऑन ट्रेड इज नॉट इनफ। इसलिए उन्होंने अधिक स्थिर आय सुनिश्चित मतलब अश्योर्ड स्टेडी इनकम करने के लिए कृषि संपत्तियों की खरीद और विकास को बढ़ावा दिया मतलब प्रोमोटेड परचेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज। कृषि पद्धतियों में सुधार पर मतलब ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ध्यान केंद्रित करके उनका लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना मतलब देयर गोल इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और व्यापार के लिए फसलों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना था मतलब दिस वॉज टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्रॉप्स फॉर ट्रेड। बहुत चर्चा और बहस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 मतलब 1713 में स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट अपॉइंटमेंट शुरू की।
इस प्रणाली के तहत राजा और तालुकदार, जो स्थानीय शासक थे, लोकल रूलर्स, को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान मतलब टैक्स वसूलने और कंपनी को एक निश्चित राशि का राजस्व देने मतलब गिव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी दी गई। यह तय रकम भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगी, मतलब फिक्स्ड अमाउंट विल नेवर इंक्रीज इन फ्यूचर। विचार यह था कि यह व्यवस्था कंपनी के लिए राजस्व का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करेगी, विल इंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू। साथ ही जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी प्रेरित मतलब इंस्पायर्ड करेगी। चूंकि राजस्व मांग वही रहेगी, मतलब रेवेन्यू डिमांड विल रिमेन द सेम। भूमि से कृषि उत्पादन मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में किसी भी वृद्धि से जमींदारों को लाभ होगा, मतलब लैंडलॉर्ड्स विल बेनिफिट फ्रॉम दी इंक्रीज। सरल शब्दों में, कंपनी ने किसानों से लगान मतलब टैक्स वसूलने और कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान मतलब फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट करने के लिए स्थानीय शासकों के साथ एक समझौता किया, मतलब एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द लोकल रूलर्स। यह उम्मीद करते हुए कि इससे स्थिर आय मतलब स्टेडी इनकम होगी और जमींदारों को भूमि में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब लैंडलॉर्ड्स विल बी एनकरेज्ड टू इम्प्रूव द लैंड। द प्रॉब्लम, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, जिसका उद्देश्य जमींदारों को भूमि में सुधार के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था, मतलब लैंडलॉर्ड्स वर टू बी एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन लैंड इम्प्रूवमेंट्स, ने वास्तव में समस्याएं मतलब इश्यूज पैदा की। कंपनी के अधिकारियों को एहसास हुआ कि जमींदार सुधार करने के लिए निर्धारित राजस्व मतलब ईयरमार्क्ड रेवेन्यू का उपयोग मतलब यूज नहीं कर रहे थे। राजस्व की निश्चित राशि मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इतनी अधिक थी कि जमींदारों को इसका भुगतान मतलब पेमेंट करने में कठिनाई होती थी। यदि वे भुगतान मतलब पेमेंट नहीं कर सके तो वे अपने भूमि अधिकार खो देंगे, मतलब दे विल लूज देयर लैंड राइट्स। कंपनी ने अवैतनिक राजस्व की वसूली मतलब रिकवरी ऑफ अनपेड रेवेन्यू के लिए नीलामी मतलब ऑक्शन आयोजित की, जहां कई जमींदारियां बेच दी गईं। सरल शब्दों में, स्थायी निपटान योजना मतलब परमानेंट सेटलमेंट प्लान के अनुसार काम नहीं करता था। जमींदार उच्च निश्चित राजस्व वहन मतलब हाई फिक्स्ड रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनकी जमीन का नुकसान हुआ, जिसे बाद में कंपनी ने बेच दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति बदलती गई। बाजार में कीमतें बढ़ने लगीं और अधिक भूमि पर खेती होने लगी। इससे जमींदारों की आय में वृद्धि हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका लाभ नहीं मिल सका क्योंकि वे निश्चित राजस्व मांग मतलब फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड नहीं बढ़ा सके। हालांकि आय में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन इनकम के बावजूद जमींदारों को भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मतलब वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लैंड रिफॉर्म। उनमें से कुछ लोग समझौते के शुरुआती वर्षों में मतलब इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट में ही अपनी जमीन खो चुके थे, मतलब हैड लॉस्ट हिज लैंड। दूसरों को एहसास हुआ कि वे भूमि सुधार में निवेश की परेशानी मतलब द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिंग इन लैंड रिफॉर्म और जोखिम के बिना पैसा कमा सकते हैं। वे भूमि को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास किए बिना किराएदारों को भूमि किराए पर देने मतलब रेंटिंग लैंड टू टेनेंट्स और किराया वसूलने मतलब कलेक्ट रेंट से संतुष्ट थे। हालांकि जमींदार बढ़ती कीमतों और बढ़ती खेती के कारण अधिक पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्हें भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म में निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट नहीं थी। गांवों में किसानों को दमनकारी व्यवस्था मतलब रिप्रेसिव रेजीम का सामना करना पड़ता था। उन्हें जमींदारों को उच्च लगान मतलब हाई रेंट देना पड़ता था और उनकी अपनी जमीन पर उनके अधिकार असुरक्षित थे। किराया वहन करने के लिए उन्हें अक्सर पैसे उधार लेने पड़ते थे, मतलब टू अफोर्ड द रेंट दे ऑफन हैड टू बोरो मनी। और यदि वे भुगतान नहीं कर पाते थे तो उन्हें उस भूमि से बलपूर्वक बेदखल मतलब फोर्सिबली एविक्टेड कर दिया जाता था जिस पर वे पीढ़ियों से मतलब फॉर जनरेशंस खेती कर रहे थे। यहाँ पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लर्न स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शिक्षा एक स्मार्ट पीढ़ी के लिए।